Hello everyone, this is Pooja Rathod from EduGrown. So today we will begin with the multiple choice questions of class 11th chemistry chapter 4 chemical bonding and molecular structure. इस चैप्टर पे मैं पहले एक रिवीजन वीडियो अपनी बना चुकी हूँ जिसमें सारे टॉपिक्स एक एक करके मैंने अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के पहले एमसीक्यूज के पहले उसको प्रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, so let's begin with our first question. First question here is ours. First question is isostructural species are those which have same shape and hybridization. Isostructural species उन्हें कहा जाता है जिनका शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। हमें बताना है कि इन सब में से कौन सी वाली स्पीशीज आइसोस्ट्रक्चरल है। ओके, तो आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे? उनकी ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं यहाँ मानकर चल रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से किया जाता है या निकाला जाता है। वैलेंसी निकालकर उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनके साथ में सेंट्रल एटम को बाकी के एटम्स के साथ जोड़ के जो स्ट्रक्चर बन रहा है, और लोन पेयर को भी देखा जाता है उसमें कि लोन पेयर को भी जगह मिलनी चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम उसकी ज्योमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम देखें तो NF3 और BF3 जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें NF3 का स्ट्रक्चर बन रहा है पिरामिडल और BF3 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। सेकेंड ऑप्शन BF नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, इनमें दोनों का स्ट्रक्चर बन रहा है टेट्राहाइड्रल। सेकेंड ऑप्शन में दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड में BCl3 और BrCl3 है। इन दोनों का ही स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक का ट्रायगोनल प्लेनर है, BCl3 का ट्रायगोनल प्लेनर होता है, BrCl3 का अगेन पिरामिडल होता है। और फोर्थ वाले में वापस NH3 का पिरामिडल होता है और NO3 नेगेटिव का डायगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चरल कौन से हुए? सिमिलर स्ट्रक्चर वाले कौन से हुए? दे आर BF नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, जिनका स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहाइड्रल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड. Now we will go to our next question. Polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on electronegativity of the constituent atoms and shape of a molecule. हमें बताना है which of the following is highest dipole moment. इनमें से सबसे highest dipole moment किन का होगा? CO2, HI, H2O या SO2? यहाँ पे CO2 जो है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डेड है। हमेशा याद रखना कि पोलैरिटी मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा तभी होगी जब दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत डिफरेंस हो। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन पास पास ही आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो दे आर नॉट क्वाइट डिफरेंट। फिर हम HI का देखें तो HI में सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड है एंड इट विल नॉट फॉर्म पोलैरिटी। नेक्स्ट देखें हम H2O। यस, H2O में पोलैरिटी आ सकती है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में काफ़ी डिफरेंस रहता है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका आंसर हो सकता है। देन अगेन SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी दी, करेक्ट आंसर विल बी दी H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए ये पोलैरिटी बताएंगे। नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Third question, the types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2, NO3 and NH4 respectively are expected to be. हमें बताना है NO2, NO3 और NH4 में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का रहेगा। ओके, मोस्टली हम नंबर ऑफ एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराउंड द सेंट्रल एटम से भी हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं वैसे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे पता लगाना है। इसका फॉर्मूला है हाफ equals to H equals to half into P plus M
माइनस सी प्लस ए। यहाँ पे V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ M होता है मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग दी सेंट्रल एटम, C फॉर होता है चार्ज ऑन कैटायन और A फॉर होता है एनायन पर चार्ज। ओके, और जो H होता है वो हमारा निकल के आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से तरह का हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। अब इसमें जब हम निकालेंगे तो NO2 का पर्टिकुलरली आंसर इस फॉर्मूले से आएगा 2, NO3 के लिए आएगा 3 और NH4 के लिए आएगा 4। और जब हम इन ऑप्शंस में देखें तो 2, 3 और 4 के लिए कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन देखे जा रहे हैं, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली पूछा है तो हमें सीरीज में बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। रिस्पेक्टिवली पूछा है तो सीरीज में ही बताना पड़ेगा। अच्छा, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, 3 के लिए होता है sp3 सॉरी sp2 और 4 के लिए होता है sp3। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन में आना चाहिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है sp, sp2 एंड sp3। so second option will be the correct answer. Now we will go to the fourth question. Hydrogen bonds are formed in many compounds, example H2O, HF and NH3. Boiling point of such compounds depends to a large extent on the strength of hydrogen bond and the number of hydrogen bonds. Correct decreasing order of the boiling point of above compounds is. अब सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि कौन कौन से कंपाउंड से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। फ्लोरीन से बन रहा है, ऑक्सीजन से बन रहा है और नाइट्रोजन से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज वैसे एक्चुअली ये होती है कि फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, देन ऑक्सीजन का होगा, देन नाइट्रोजन का। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, HF जो है वो सिंगल हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और NH3 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमने सिंगल मॉलिक्यूल की बात करी। जब हम इनके मोर देन 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहेगा, 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 अलग मॉलिक्यूल्स। यहाँ HF 2 से कनेक्टेड होगा और NH3 भी 2 से कनेक्टेड होगा। तो अगर ये 4 से कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। इसलिए जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक H2O will have highest boiling point than HF which will have more boiling point than NH3। इस तरह से सीरीज बनी। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in PO4 tri-negative ion the formal charge on the oxygen atom of PO bond is। हमें बताना है कि PO बॉन्ड के ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है। ओके, तो हमें चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस सॉरी प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह का रहता है, इस तरह का फॉर्मूला होता है अगर हमें फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम निकालना है। तो जब हम इसका निकालेंगे इट विल बी समथिंग लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2। it will be something 6 plus 1 and 6 minus 7 will be -1। यहाँ फॉर्मल चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे -1, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In NO3 negative ion, the number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने होते हैं? ओके, तो NO3 नेगेटिव आयन में नाइट्रोजन बीच में होता है एक सिंगल बॉन्ड से, या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से एक और इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स तो एक्चुअली 4 होते हैं और लोन पेयर्स कितने होंगे? लोन पेयर्स विल बी 0 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बचते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर्स के लिए उसके पास ठहर जाए।
इसलिए हम क्या लगाएंगे 4 and 0, that will be the fourth option. Okay, now we will move to our next question. Number of electrons which are mutually shared between two elements is called as. दो एलिमेंट्स के बीच में जब म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी, वैलेंसी, वैलेंट और कोवेलेंट। इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं। वैलेंसी और कोवेलेंसी में से वैलेंसी होती है सिंगल एटम की, कोवेलेंसी होगी म्यूचुअली शेयर्ड वंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल और आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें बताना है इनमें से अनपेयर्ड किसके पास नहीं है। ओके, मतलब किसके पास पेयर्ड है ना। तो पेयर्ड वाले जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं और अनपेयर्ड वाले डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। नॉट कंटेन, जिसमें नहीं है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं। ओके, तो इनमें से किसके पास नहीं है? ओके, सबसे पहले तो हम इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8 और बोरोन का होता है 8। ओके, तो नाइट्रोजन का 7 होता है। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखें तो 1s2 2s2 2p, इस तरह से होगा। N2 पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है अपना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 2p2 हो जाएगा। अब दो नाइट्रोजन एटम्स दिए हैं, मतलब दोनों नाइट्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे तो 2p2 दोनों के एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके कंपाउंड मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी। नहीं है नहीं बोलेंगे क्योंकि 2p2 दोनों में आ रहा है, दोनों कंबाइन होंगे तब अनपेयर्ड हटेंगे, लेकिन अभी नहीं हट पाएंगे। ओके, इस आयन में है अनपेयर्ड। देन O2 देखें, O2 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 2p4 हो जाएगा। 4 मतलब कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं? 1 2 3 4, दो अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो इसमें भी अनपेयर्ड है। यहाँ O2 नेगेटिव का देखें तो 1s2, यहाँ पे 8 होने चाहिए लेकिन डाई नेगेटिव हो गया है तो दो कम हो जाएंगे ना? तो इट विल बी 8 and 7 कम होगा 6 हो जाएंगे। 1s2 2s2 2p2 समथिंग लाइक दिस। और जब दोनों O2 के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा बॉन्डेड, इसलिए यहाँ पे। और B2 अगर देखें तो 1s2 2s2 2p1, यहाँ तो है ही एक बॉन्ड अनपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे O2 डाइनेगेटिव विल बी द करेक्ट आंसर, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, कौन सा वाला ऐसा है जिसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है? ओके, तो कौन से वाले में बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? XeF4 में सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे क्योंकि सेम में आ रहे हैं दोनों, सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड हैं वो सारे सेम ऑर्बिटल में आ रहे हैं। BF4 नेगेटिव के भी चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ऑर्बिटल में आ रहे हैं। C2H4 के कार्बन C2H4 में सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि दो कार्बन हैं और दोनों कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, फिर इनसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्लियर है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कुछ और होगा, स्ट्रेंथ कुछ और होगी एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड। ठीक है, तो सीधा सीधा समझ आ रहा है यहाँ पे कि C2H4 जो है उसमें बॉन्ड्स इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 सही रहेगा। We will move to 10th question. In which of the following substances will hydrogen bond be strongest? इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसका रहेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट उसका रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, या फिर ओके, तो यहाँ पे H2O बॉन्ड जो रहेगा, H2O क्योंकि ये और बाकी दो मॉलिक्यूल से और जुड़ता है, तो H2O ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द सेकंड ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the electronic configuration of an element is this, the 4 electrons involved in chemical bond formation will be. केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही 4 होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमारे आ रहे हैं 3d1 एंड 4s2, फोर्थ ऑप्शन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही इन्वॉल्व रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो आंसर विल बी दी फोर्थ। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने क्या बोला है? Which of the following angle corresponds to sp2 hybridization? sp2 hybridization होता है हमारा, sp2 hybridization में 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए एक्चुअली, और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के सारे एंगल्स जो हैं वो होते हैं 120 डिग्री। तो आंसर विल बी दी सेकेंड ऑप्शन, 120 डिग्री। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। हमें ये एक कंडीशन दे रखी है, लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C। 14 से 17, सॉरी फॉर दिस, 14 to 17 नहीं होंगे, ये विल बी 13 to 16, सॉरी ओके। तो 13 to 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इसी के बेसिस पे आंसर देने हैं। ठीक है, नंबर ए जो है, ए एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। बी का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सी का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। pps नहीं रहा होगा ये, आई थिंक 3p5, इट विल बी 3p5। तो हमें बताना है कि इनमें से क्वेश्चंस जो दिए हैं उनके बेसिस पे। फर्स्ट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। हमें बताना है स्टेबल फॉर्म ऑफ ए क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। 6 7 8 9 10, 10 आएगा एटॉमिक नंबर। 10 एटॉमिक नंबर है तो कौन सा एलिमेंट रहा हो? 10 एटॉमिक नंबर है तो इट वुड बी नियॉन। नियॉन होगा, नियॉन एक नोबल गैस है। ओके, तो नियॉन नोबल गैस है। स्टेबल फॉर्म क्या होगा? स्टेबल फॉर्म नियॉन गैस का डबल या ट्रिपल नहीं होगा, सिंपल ए होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेबल फॉर्म ऑफ सी वे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। सी स्टेबल फॉर्म, सी का स्टेबल फॉर्म क्या होगा? एंड 3p5 बोला है। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 से क्लोरीन एटम निकल कर आ रहा है। क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म होता है Cl2, Cl नहीं होता, Cl2 होता है। तो स्टेबल फॉर्म फॉर C क्या हो जाएगा? C2। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से मिलकर कौन सा कंपाउंड बनेगा? ओके, सी तो हमारा क्लोरीन है और बी कौन सा है? और बी कंपाउंड जो है वो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे तो इट विल बी समथिंग फॉस्फोरस। फॉस्फोरस निकल कर आएगा इसका। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनाएंगे? फॉस्फोरस और क्लोरीन मिलकर। फॉस्फोरस और क्लोरीन मिल बेसिक कंपाउंड जो फॉस्फोरस और क्लोरीन का बनता है वो बनता है PCl3। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए इनका? PC3। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी। बी और सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा रहेगा? यहाँ पे फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो जाहिर सी बात है नॉन मेटल्स हैं दोनों ही, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सी वाली ऑप्शन फेवरिंग होती है? तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर्स हो सकते हैं। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। हाँ, ये होती है कि हाई जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। नियरली इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी इक्वल होनी चाहिए। ये भी हमने पढ़ा था हमारे लास्ट रिवीजन वीडियो में, तो इस चैप्टर से बेस्ड था। थर्ड ऑप्शन, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स।
कंबाइनिंग एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होना चाहिए और एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, ये भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन, द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटालिक एलिमेंट व्हिच फॉर्म्स द कैटायंस। जो एलिमेंट कैटायन बना रहा है, सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड में कैटायंस बनते ही नहीं है, आयनिक बॉन्ड में बनते हैं। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन फेवर करेंगे कोवेलेंट। ओके, तो 17th क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। Okay, now we will move to our next question, question number 18. Which of the following statements is not correct from the viewpoint of molecular orbital theory? Molecular orbital theory के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है? Okay, फर्स्ट ऑप्शन है Be2 is not a stable molecule. Be2 is not a stable molecule, ऐसा इन्होंने कहा है, लेकिन ये गलत है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, नॉट करेक्ट बताना है। ओके, नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, Be2 बोला है, बेरिलियम 2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है इसका आखिरी वाला, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होगा। ओके, इट इज राइट। नेक्स्ट इज बेरिलियम बनने की कोशिश करेगा ये Be2 से डायरेक्टली। He2 is not stable, but He positive 2 positive is expected to exist. He2 is not stable, ये भी सही है, but He2 positive is expected to exist, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि He2 positive कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर हीलियम, 1s2 इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब 1s2 एक का तो पूरा है और एक के पास एक कम है, वह ऐसा होगा। हाउ कुड इट एग्जिस्ट लाइक दिस? नहीं कर सकता। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, नॉट करेक्ट। Bond strength of N2 is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period. अगर सेकेंड पीरियड की बिलोंगिंग के हिसाब से देखें तो N2 जो है मैक्सिमम है, N2 की मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है अमंग दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, मैक्सिमम है अमंग दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, हाँ ये सही हो सकता है, N2 की मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं हमारे आंसर्स? फर्स्ट ऑप्शन जो है Be2 इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये गलत है, सॉरी सही है कि स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता है Be2। He2 not stable but He2 positive, He2 positive expected to exist। He2 थोड़ा बहुत स्टेबल होगा बट ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हाफ सही है हाफ गलत है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या ट्विस्टेड क्वेश्चन है जिसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि आ जाते हैं, इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आते हैं। आप थर्ड ऑप्शन जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 की मैक्सिमम होती है, दिस इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 सही हैं और 1 गलत है, नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस विल बी सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, now we will move to 19th question number 19. Which of the following options represent correct bond order? सही बॉन्ड ऑर्डर कौन सा वाला बता रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और खुद O2, इस तरह के हैं। तो जब हम O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इट विल बी समथिंग लाइक 8-4/2, ये आएगा 2। O2 नेगेटिव का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8-5/2, इट विल बी 1.5। O2 पॉजिटिव का तो ये हो जाएगा 8-3/2, तो इट विल 2.5। ठीक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर है ये? O2 पॉजिटिव का, देन O2 का, देन O2 नेगेटिव का। कहाँ दिख रहा है इस तरह का? Which one will be the correct answer for this question?
बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में इसी वाले में यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं लगा पाई शायद मैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। O2 पॉजिटिव होना चाहिए था ये, बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में O2 पॉजिटिव को सबसे कम कर दिया है, यहाँ पे तीनों ही O2 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 हैं, और फोर्थ वाले में O2 को सबसे हाईएस्ट करा है और दोनों को कम है, तो इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन को प्रेडिक्ट करेंगे कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा जिसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाला जो है वो फ्लोरीन का है, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, और फिफ्थ वाला फोर्थ वाला जो है वो आयोडीन का है, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स इन विच दे लाई। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फ्लोरीन इज द मोस्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Now, question number 21. Among the following elements whose electronic configuration are given below, the one having highest ionization enthalpy. Highest ionization enthalpy किसकी होगी? ये बताना है। ओके, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसमें लगी। तो फर्स्ट वाले में तो 3p1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, आसानी से निकल जाएगा। सेकेंड वाले में 3s2 3p3 है, हाफ फिल्ड है ये, इसमें निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट थर्ड वाले में 3s2 3p2 है, ये भी आसानी से निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ में 4s2 4p3 है, यहाँ पे फिर हाफ फिल्ड है, तो आई थिंक इसके दो आंसर होने चाहिए, सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि दोनों में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको निकालने में दिक्कत होगी। ओके, तो 21st क्वेश्चन के दो आंसर सही होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? ओके, तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। ये नेगेटिव का जो है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके 14 आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके, ठीक है। NO पॉजिटिव का अगेन 14 आएगा, O डाई नेगेटिव का कितना आएगा? O2 नेगेटिव में 15 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 14 तो उसी के हो गए और एक एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें। O2 डाई नेगेटिव में 16 हो जाएगा, ओके, सॉरी 16 नहीं होगा, O2 नेगेटिव में 17 होगा, ठीक है, 16 तो रहते हैं उसमें और एक और एडिशनल ऐड हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, यहाँ 17 होगा और यहाँ पे दो ऐड हो रहे हैं तो ये 18 होगा, यहाँ पे ये दो ही हैं जिनके 14 14 है। ओके, तो जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर किसका रहेगा? यहाँ सीधी सी बात है, जिनके पास दो एटम्स होंगे सेंट्रल एटम के आसपास उनका लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। इसका मतलब BeCl2 और CS2 का रहेगा, NCO पॉजिटिव का और NO2 का नहीं रहेगा, जो कि इन पे लोन पेयर्स भी रहेंगे नाइट्रोजन, ओके। इन दोनों पर लोन पेयर्स होने के कारण लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, BeCl2 और CS2 का लीनियर स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CO इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक? ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नंबर मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना। CO का जो है उसके नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आ रहे हैं, इनमें से किसके 14 आएंगे? NO पॉजिटिव के, NO पॉजिटिव के 14 आएंगे, N2 के भी 14 आएंगे, SnCl2 के, SnCl2 के पास टोटल 84 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, लेड है यहाँ पे, और NO2 जो है इसके पास टोटल 24 होंगे। तो विच हैव सेम एज इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, दैट इज NO पॉजिटिव एंड N2, इन दोनों के 14 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी दी
25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम शेप, हमें सेम शेप बताना है किनका रहा होगा। यहाँ पे CO2 है, CCl4 है, O3 है और NO2 नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, CO2 दो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास है, मतलब लीनियर शेप होगा इसका। CCl4 इसका टेट्राहाइड्रल शेप होगा, 4 Cl हैं इसके पास। O3 एंगुलर शेप होगा, या V शेप बोल लो, इस तरह से रहा। और NO2 नेगेटिव, हाँ इसका भी एंगुलर होगा, कुछ लाइक दिस। तो आई कैन से कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हैं इन दोनों का एंगुलर शेप या वी शेप होगा, इसलिए इन्हें सेम शेप का बोला जा सकता है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। Okay, now we will move to next question. 26. Which of the following statements are correct about CO3 dinegative? CO3 dinegative के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Okay, first hybridization of central atom is sp3. सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये सही है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने तैयार रहता है वो। सॉरी नहीं होगा, sp3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक उसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन CO3 डाइनेगेटिव में एक डबल बॉन्डेड है, दो like this. So sp3 will not be the hybridization. Its resonance structure has one CO single bond and two CO double bonds. नहीं, CO सिंगल बॉन्ड और दो CO डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे। ये मैंने जो बनाया है इसमें दो CO सिंगल बॉन्ड्स हैं और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, इट इज करेक्टली इनवर्स। थर्ड, द एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इज 0.67 यूनिट्स। जब हम एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हर ऑक्सीजन एटम तो इट विल बी 0.67 यूनिट्स। ये सही है क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर गेन करने पे हर ऑक्सीजन के पास उतना ही चार्ज आएगा। फोर्थ, ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सारी CO बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होंगी। हाँ ये भी सही है, क्यों? क्योंकि जब हम CO का फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे तो वो कभी इसके साथ कभी इसके साथ भी बनाएंगे, इसलिए इक्वल बॉन्ड लेंथ्स रहेंगी इनकी। So 2 options will be the correct answer for this question. Question option number 3rd and option number 4th. Okay. Question number 27. Diamagnetic species are those which contain no unpaired electrons. Diamagnetic हम उन्हें बोलते हैं जिनके पास unpaired electrons नहीं होते हैं। हमें बताना है इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सी वाली। ओके, तो N2 जो है जब हम इसकी फिलिंग करेंगे 7 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 लाइक दिस। दो नाइट्रोजन है तो दो 2p3 रहेंगे। हमें बताना है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। दोनों N2 कंबाइन हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेगा। लेकिन N2 डाई नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। सिमिलरली O2 डाई नेगेटिव में भी बच जाएंगे। O2 में नहीं बचेंगे क्योंकि O2 में सारे एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो बी समथिंग लाइक 2p4 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? दो अनपेयर्ड है, दो अनपेयर्ड के साथ मिलकर O2 बना लेंगे। So two answers will be the correct option for this. Two options will be the correct answers for this question. Question option number first and third, जो diamagnetic हैं जिनके पास unpaired electrons नहीं। Okay. Now we will move to next question 28. Species having same bond order are. हमें बताना है कौन सी species है जिनका bond order same है। Okay. ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम कर आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर सेम तभी होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में सिमिलर होंगे? N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे 7 7 14। N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इट विल बी 13। F2 पॉजिटिव में हो जाएंगे 17, एक कम हो जाएगा। O2 नेगेटिव में भी हो जाएंगे 17, एक जुड़ रहा है। तो कौन से वालों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? जिनके इलेक्ट्रॉन सेम 17 7। ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। बोल दीजिए। 29. Which of the following statements are not correct? इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है? NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state. Solid state में good conductor होता है? नहीं होता। I don't think
सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो आयंस ही अलग नहीं होंगे तो गुड कंडक्टर कैसे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। सेकेंड, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस आता है? नहीं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिन मतलब जिस तरह के बन सकते हैं रेजोनेंस, ओके। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में क्यों डिफरेंस आएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर ऑर्बिटल्स, यस दिस इज राइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं। The SCPR theory can explain square planar geometry of XZF4. Yes, it can explain XZF4 की square planar geometry जो है वो आराम से BSCPR थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर दी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये दो आंसर सही होंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। First, sodium chloride formed by the action of chlorine gas on sodium metal is a stable form compound. सोडियम क्लोराइड जो बनता है क्लोरीन गैस के एक्शन से सोडियम मेटल पे, वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। हाँ, NaCl एक स्टेबल कंपाउंड है, हम रोज हमारे यहाँ सब्जियों में डाल के खाते हैं नमक, ठीक है। दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयंस एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्म। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं वो। Yes, it is correct. So A and R both are correct, and R is the correct explanation of A. So first option will be the correct answer for question number 30. Now we will move to next question. Though the central atom of both NH3 and H2O molecules are sp3 hybridized, yet H and H bond angle is greater than HOH bond. And H and H bond angle बड़ा है HOH bond से. This is because nitrogen atom has one lone pair and oxygen atom has two lone pair. सबसे पहले तो सेंट्रल एटम दोनों के दो दी सेंट्रल एटम ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी H and H बॉन्ड एंगल ज़्यादा है HOH बॉन्ड से। ये सही नहीं है, H and H बॉन्ड एंगल कम होता है HOH से, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये रीज़न इसका सही नहीं है कि नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं। So assertion and reason both are false for this question. Option number 4 will be the correct answer. Now we will move to next question, 32. Among the two OH bonds in H2O molecule, the energy required to break first OH bond and other OH bond is the same. This is because electronic environment around oxygen is the same even after breakage of one OH. नहीं, ये सही नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि पहला OH बॉन्ड तोड़ने के बाद सेम एनर्जी चाहिए पड़े दूसरा तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड जो है वो सिमिलर नहीं है। दोनों तरह के OH बॉन्ड जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। एक को तोड़ने के बाद लोन पेयर और दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो समथिंग लीनियर शेप एक्वायर कर लेगा, जिसके कारण इनका बॉन्ड तोड़ने में और दिक्कत आएगी। इसलिए दिस विल नॉट बी दी असर्शन विल नॉट बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is reason. This is because electronic environment around oxygen is same even after breakage of one OH bond. हाँ, ये सही नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा ऑक्सीजन के लिए जो पहले था। तो assertion and reason both are false in this question. Option number 4 will be the correct answer. Now we will move to next question number 33. Coulombic force which attracts and holds oppositely चार्ज आयंस, वो कोलम्बिक फोर्स जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड करके रखता है, इट विल कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जोड़ के रखने के लिए आयनिक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। 34, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर नहीं कहलाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहलाएगा, बॉन्ड एंगल भी नहीं कहलाएगा। बॉन्ड एंगल समथिंग बिटवीन टू बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो इट विल बी बॉन्ड लेंथ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड ऑक्सीजन इज सेम इवन आफ्टर ब्रेकेज। ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Coulombic force which attracts and holds oppositely charged ions को जोड़ के रखने के लिए आयनिक बॉन्ड चाहिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव
आयन्स को जोड़ के रखने के लिए आयनिक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जो दो बॉन्डेड एटम्स को के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल नहीं होगा, क्योंकि दो बॉन्ड के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो बॉन्ड एंगल कहलाएगा। दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी होती है बॉन्ड को तोड़ने की। बॉन्ड लेंथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इज शोन व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जब टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी? सेंट्रल एटम के आसपास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के लिए 4 एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो 4 एलिमेंट्स तभी होंगे जब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इट विल बी 4। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका 4, थर्ड ऑप्शन। दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।